बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। चंद गज के फासले पर दरख्त भी गुंजान थे और झाड़ियां भी। इस तरफ चट्टानों की तरह बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे थे और इन पत्थरों के बीच में नदियां थी जिनमें शफाफ पानी बह रहा था। एक तरफ कदरे गहराई में बहुत बड़ा तालाब सा था। दो नदियों का पानी इस तालाब में गिर रहा था, जबकि एक कम चौड़ी नदी तालाब के करीब से गुजरती हुई नशीब की तरफ घने जंगल में चली गई थी। हम गुंजान दरख्तों से निकलकर जैसे ही खुली जगह पर आए, मुझे वो लोग नजर आ गए जो चट्टान के दामन में इधर उधर बिखरे हुए थे। हर शख्स मोहतात था और हर एक के हाथों में ऑटोमेटिक राइफल नजर आ रही थी। इनमें चौधरी का वो चित्रा भी था। मैं मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देख रहा था और फिर मुझे वो नजर आ गई। बिमला एक दरख्त के तने से टेक लगाए बैठी थी। इसने सर घुटनों में दे रखा था। मैंने इसका चेहरा नहीं देखा था, इसे लिबास से पहचाना था। वैश्यों के कबीले में वही एक इंसान नजर आ रही थी। मैं एक आदमी अपने साथियों से बिल्कुल अलग थलग बैठा हुआ था। इसका कद 6 फुट के लगभग रहा होगा। कसरती बदन, मजबूत हाथ पैर, चेहरा किसी कदर लंबा, 2-3 दिन का शेव बड़ा हुआ था, टूथ ब्रश टाइप की मूंछें, सर के बाल गर्दन पर कुछ लंबे थे और पेशानी पर भी कुछ बाल इस तरह गिरे हुए थे कि इसकी बाएं आंख किसी कदर छुप कर रह गई थी। इसकी नीली जीन्स और डेनियम की बगैर आस्तीन की जैकेट पहन रखी थी, जबकि बटन खुले हुए थे। इसके सीने पर भी रीछ की तरह सियाह बाल थे। एक खंजर इसकी पतलून के बेल्ट में उड़सा हुआ था और करीब ही जमीन पर ऑटोमेटिक राइफल पड़ी थी। ये गंगोली चौधरी है। नारायण ने मेरी तरफ देखते हुए सरगोशी की। न जाने क्या बात थी कि गंगोली चौधरी को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर वो बेहतर हुलिये और ढंग के लिबास में होता तो पुरवकार और शानदार शख्सियत का मालिक होता, लेकिन डाकू था और एक डाकू को यही हुलिया जचता था। आवाजें सुनकर बिमला ने झुका हुआ सर उठाया। इसके चेहरे पर बेपनाह करब था और ये करब देखकर मेरा दिल एक बार धड़क उठा। बिमला ने मुझे देख लिया। इसे शायद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। चेहरे पर करब की बजाय कुछ अजीब तासरत फैल गए। इसने अपनी एक उंगली दांतों में दबा ली और जब इसे यकीन हो गया कि वो कोई ख्वाब नहीं देख रही, तो वो एक झटके से उठकर चीखती हुई मेरी तरफ दौड़ी। इसने दोनों बाहें आगे को फैला रखी थी, लेकिन मेरे करीब पहुंचने से पहले ही एक वैश्य ने लपक कर इसे पकड़ लिया। मैंने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की, मगर मेरे साथ आने वालों में से एक ने राइफल की नाल मेरे सीने पर रख दी और भेड़िए की तरह गुर्राया। अपनी जगह पर खड़ा रह मूर्ख, हरकत की तो तेरे शरीर में दर्जनों सुराख बना दूंगा। मैं बेहिस्सो हरकत होकर खड़ा रह गया। इस शख्स ने बिमला को बाजू से पकड़ रखा था और बिमला अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। एक नाजुक सी लड़की के लिए अपने आप को किसी वैश्य से छुड़ाना आसान नहीं था। इस वैश्य ने बिमला को पूरी तरह अपनी बाहों की लपेट में ले लिया। वो इस मौका से कुछ और फायदा उठाने की कोशिश भी कर रहा था। इसने बिमला को अपने सीने के साथ बेंच रखा था और इसके चेहरे पर बोसा देने की कोशिश कर रहा था। बिमला अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। लौंडिया को छोड़ दे रामू, गंगोली चौधरी ने इस वैश्य को पुकारते हुए कहा। इसकी आवाज कदरे बुलंद और लहजा पुरसुकून था, मगर इस वैश्य ने बिमला को नहीं छोड़ा। इसे सीने से लगाए उठाकर इस दरख्त के नीचे ले गया जहाँ कुछ देर पहले बिमला बैठी हुई थी। इसने बिमला को नीचे गिरा दिया और इसकी कमीज के गिरेबान पर हाथ डालकर जोरदार झटका दिया। कमीज के ऊपर वाले 2 बटन टूट गए। रामू पर शैतान सवार था। वो भेड़िए की तरह बिमला को नोचने की कोशिश कर रहा था। 2 आदमी दौड़कर करीब पहुंच गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से रामू को बिमला से अलग किया और इसे चौधरी के सामने ले आए। चौधरी चंद लम्हे इसकी तरफ देखता रहा। इसकी आंखों में बड़ी वहशियाना सी चमक उभर आई थी और फिर इसके जिस्म में अचानक ही हरकत पैदा हुई। इसने बड़ी फुर्ती से करीब पड़ी हुई राइफल उठाकर ट्रैगर दबा दिया। फुजा फायर और रामू की खौफनाक चीख की आवाज से गूंज उठी। गोली इसके सीने में ठीक दिल के मुकाम पर लगी थी। खून का फुहारा छूटा और रामू जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। रामू के दाएं बाएं खड़े हुए इसके दोनों साथी वहशतज़दा नजरों से कभी चौधरी को और कभी रामू की लाश को देख रहे थे। चौधरी ने राइफल फिर अपने करीब जमीन पर रख दी थी। चित्रा और इसके दूसरे साथी भी वहशतज़दा थे, हो गए थे। बिमला की आंखें खौफ से फटी पड़ रही थी। वो एक बार फिर बदहवास
पास होकर मेरी तरफ दौड़ी। इस मर्तबा किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। बिमला दौड़ती हुई मेरे सीने से लिपट गई। इसने मुझे अपनी बाहों में बेंच लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं हौले हौले इसका कंधा थपथपाते हुए कभी रामू की लाश और कभी गंगोली चौधरी की तरफ देख रहा था, जो अब पहले की तरह बिल्कुल पुरसुकून बैठा हुआ था। ये क्या किया तुमने चौधरी? मेरे दाएं तरफ खड़े हुए आदमी ने आगे बढ़ते हुए कहा। तुमने रामू को मार दिया, इसकी हत्या कर दी। जो हमारा कहत ना माने है, इसका यही अंजाम होवेगा। इसकी लाश उठाकर उधर दूर फेंक दो, बेड़िए खावेंगे इसका मांस। चौधरी ने एक तरफ इशारा किया। साला हरामी चौधरी के माल पर हाथ डाले है। किसी ने मजीद जिरा करने की जुर्रत नहीं की। दो आदमी रामू की लाश उठाकर डंडा डोली करते हुए दरख्तों की तरफ ले गए। क्रोशा चौधरी चट्टान की तरफ रुख करके चीखा। इसकी आवाज की बादगश्त खत्म नहीं हुई थी कि चट्टान के गार से एक औरत बरामद हुई। वो बकायदा गार नहीं था, खोस ही बनी हुई थी। एक बहुत पुरानी चट्टानी पत्थर साहिबान की तरह आगे को निकला हुआ था। वो औरत वहाँ बैठी ये सब कुछ देख रही थी। मैं इस औरत को देखकर पलकें झपकाना भूल गया। 6 फुट के करीब कद, सडौल जिस्म, हिरनी जैसी मोटी मोटी स्याह आंखें, चेहरे के नकूश बेहद जाज़बे नजर, शहद की रंगत के बाल बिखरे हुए थे। इसने घुटनों से बहुत ऊपर तक की निकर और ब्लाउज पहन रखा था। इसे शायद ब्लाउज भी नहीं कहा जा सकता था। कपड़े का चंद इंच चौड़ा टुकड़ा था जो सीने पर लिपटा हुआ था, लेकिन पूरी तरह पर्दापोशी नहीं कर पा रहा था। इसके गले में सोने की चेन थी जिसमें लगा हुआ लाकट सीने के गदाज बारों के ऐन वस्त में टिका हुआ था। एक कान में बुंदा था और दूसरे में चूड़ी की तरह का तलाई बाला। इसकी उम्र 30 के लगभग रही होगी। इसकी रंगत पहले जरूर गोरी चिट्टी रही होगी, लेकिन धूप और खुली फजा में रहने से जिल्द तांबे जैसी रंगत इख्तियार कर गई थी। अगर वो जंगल में इस हुलिये में ना होती, ढंग का लिबास पहना होता और हल्का सा मेकअप होता, तो इसे मलका हुस्न करार दिया जा सकता था। गंगोली चौधरी को मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। क्रोशा ने करीब आकर बिमला को जबरदस्ती मुझसे अलग किया और इसे तकरीबन खींचती हुई एक तरफ ले गई। बिमला मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ देख रही थी। मेरे साथ आने वाले तीनों आदमी अब भी अपनी जगहों पर खड़े थे। 2 ने राइफलें तान रखी थी और तीसरा अभी तक नारायण से छीना हुआ बैग उठाए खड़ा था। और फिर इसने आगे बढ़कर वो बैग चौधरी के सामने रख दिया। चौधरी ने बैग की जिप खोलकर इसमें झांका, फिर इसे उठाकर जमीन पर पलट दिया। मैं उछल पड़ा। अब ये बात मेरी समझ में आ गई थी। नारायण पुलिस के इतने कड़े पहरे के बावजूद जंगल में क्यों आना चाहता था और रास्ते पर इसने मुझे इस बैग को हाथ क्यों नहीं लगाने दिया था। इसमें राइफल की गोलियां भरी हुई थी जो अब एक ढेर की सूरत में चौधरी के सामने पड़ी थी और मेरे अंदाजे के मुताबिक इन गोलियों की तादाद 500 से कम नहीं थी। दूसरा माल कहाँ है? चौधरी ने गोलियों के ढेर से नजरें हटाकर नारायण की तरफ देखा। गेस्ट हाउस और हटों से यात्रियों के अगवा की वारदात के बाद शहर में हंगामा मचा हुआ है। मेरे वो बंदे पकड़े जाने के खौफ से गायब हो गए हैं जिनसे मैं माल लिया करता था। दूसरा माल नहीं मिला। शहर में और जंगल के आसपास पुलिस का पहरा भी बहुत कड़ा है। बड़ी मुश्किल से यहाँ माल लेकर आया हूँ। चंद रोज बाद दूसरा माल भी पहुँचा दूंगा। जिंदा रहेगा तब ना, चौधरी ने कहा। फिर मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, कौन है ये? साथ क्यों लाया है इसे? वो छोकरी इसी की है चौधरी, नारायण ने जवाब दिया। बड़ी ब्याकुल हो रहा था। मैं इसे साथ ले आया हूँ। छोकरी इसे वापस कर दो चौधरी। अबे साले हरामी, चौधरी ने राइफल पर हाथ रखकर, तेरी ये हिम्मत चौधरी को शिक्षा देता है? गलती हो गई चौधरी, माफ कर दो। नारायण ने एकदम हाथ जोड़ दिए। चेहरा एकदम धुआं हो गया। रामू का हाल वो देख चुका था। चौधरी ने राइफल से हाथ हटा लिया और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने भी नजरें इसके चेहरे पर मरकोज की कर दी थी। वो छोकरी क्या लगती है तेरी? चौधरी ने कहा। इसके लहजे में हल्की सी गुर्राहट थी। जोरू है या बहन लगती है तेरी? देखो चौधरी, मैंने इसके चेहरे से नजरें हटाए बगैर पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। वो लड़की मेरी कुछ लगती हो, मैं इसे लेने के लिए आया हूँ और लेकर जाऊंगा। मैं इसके लिए दंड देने को तैयार हूँ। बोलो क्या मांगते हो? क्या है तेरे पल्ले? क्या दे सकता है तू? इसने मुझे घूरा। क्या मांगते हो? मैंने जवाब में पूछा। मेरी बात सुन, चौधरी बोला। गंगोली चौधरी को जो चीज पसंद आ जाती है ना, वो इस पर कब्जा कर लेता है और इसका सौदा भी नहीं करता। वो छोकरी अपन को पसंद आ गई है, इसे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। मैं तेरे को इतनी छूट देता हूँ कि आज की रात यहाँ हमारा मेहमान बन के रह और इस छोकरी से बात भी कर ले, पर सवेरे होते ही यहाँ से चले जाना। पहले आदमी हो जिसे मैं जिंदा वापस जाने की इजाजत दे रहा हूँ। पर एक बात याद रखना, अगर तुमने रात को कोई शरारत करने की कोशिश की तो तुझे भी रामू के पास पहुँचा दूंगा। मैं काफी देर तक गंगोली चौधरी से बहस करता
रहा, लेकिन वो किसी तरह बिमला से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं था। बास्टर्ड, मेरे मुंह से बेइख्तियार गाली निकल गई। सन ऑफ ए बिच। गंगोली चौधरी एकदम भड़क उठा। इसने राइफल उठाकर ट्रैगर दबा दिया। कई गोलियां मेरे पैरों के आसपास जमीन पर लगी, फिर 2-3 गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजर गईं। मैं दहशतज़दा सा हो गया। मेरे दिल की धड़कनें खतरनाक हद तक तेज हो गई थी। मैं अगर चाहता तो ये सारी गोलियां तुम्हारे जिस्म के आर पार हो सकती थी, मगर न जाने क्यों मुझे तुम पर तरस आ रहा है। समझ लो कि इस मर्तबा मैंने तुम्हें पंडित की इस छोकरी के सदके में जिंदा छोड़ दिया है, लेकिन अब अगर तुमने गाली दी तो तुम्हारे बदन में इतने सुराख कर दूंगा कि गिने भी नहीं जाएंगे। गंगोली चौधरी ने ये सारी बातें अंग्रेजी में बड़ी रवानी से कही थी। दहशत अपनी जगह, मगर इस वक्त तो चौधरी को इस कदर रवानी से अंग्रेजी बोलते सुनकर मेरी आंखें हैरत से फटी जा रही थी। अंग्रेजी में गाली देता है साला हरामी। वो राइफल जमीन पर रखते हुए बोला, अंग्रेजी में मास्टर्स की डिग्री ली है मैंने दिल्ली की नेहरू यूनिवर्सिटी से। चल हट सामने से और अब अपनी जुबान पर काबू रखना। मेरे दिमाग में धमाके से हो रहे थे। वो डाकू था, मैं इसे भी जयपुर के रामू जो ठाकर के हाथों मारा गया था, भगत और इन्हीं जैसे दूसरे बदमाशों की तरह समझा था, जो गुंडागर्दी करते करते डाकू बन गया था। जहालत तो जिंदगी को अंधेरों में धकेल ही देती है, लेकिन एक आला तालीम याफ्ता शख्स और इसका किरदार इतना खौफनाक मैं सोच भी नहीं सकता था। अबे मेरा फोटो क्या देख रहा है खड़े खड़े? वो मेरी तरफ देखकर गुराया, चल हट सामने से, इधर जाके बैठ जा वरना तेरा फोटो बिगाड़ दूंगा। इस वक्त मैंने अड़ी करना मुनासिब नहीं समझा और इस दरख्त की तरफ चल पड़ा जहाँ बिमला क्रोशा के साथ बैठी हुई थी। फायरिंग की आवाज सुनकर वो भी दहशतज़दा सी हो गई थी, लेकिन मुझे जिंदा देखकर इसके चेहरे पर तमानियत सी आ गई। गंगोली चौधरी के आदमी हैरत से कभी इसे और कभी मुझे देख रहे थे। इन्हें यकीनन इस बात पर हैरत थी कि इसके एक वफादार साथी ने इसकी हुक्म अदूली की थी, तो चौधरी ने इसे मौत के घाट उतार दिया था और मैंने चौधरी को हरामी और कुतिया का बच्चा कहा था, मगर इसने मुझे जिंदा छोड़ दिया था। मैं करीब पहुंचा तो बिमला उठकर मुझसे लिपट गई। क्रोशा ने हमारी तरफ देखा। मैंने इसके होंठों पर बहुत ही खफीफ सी मुस्कुराहट देखी और फिर वो मुड़कर दूसरी तरफ चली गई। बिमला देर तक मेरे सीने से लिपटी सिसकियां भरती रही। फिर हम दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गए। मैंने इधर उधर देखा, 2 आदमी मुख्तलिफ जगहों पर राइफलें लिए हमारी निगरानी के लिए खड़े थे। नारायण चौधरी के पास बैठा हुआ था। इससे बातें करते हुए गंगोली चौधरी के चेहरे के तासरात बता रहे थे कि वो नारायण से खुश नहीं था। अब मैं नारायण की असलियत जान चुका था। वो गंगोली चौधरी का इन्फॉर्मर था और इसे न सिर्फ इतलात फराहम करता था बल्कि इन्हें एमुनेशन भी सप्लाई करता था। गंगोली चौधरी के आदमी इधर उधर बिखरे हुए थे। हर शख्स अपनी जगह मोहतात नजर आ रहा था। मैं बिमला से धीमे लहजे में बातें करता रहा। वो अभी तक गंगोली चौधरी के शर से महफूज थी। ये पहला मौका था कि गंगोली के किसी आदमी ने इसे इस तरह दबोचा था और गंगोली ने इसे गोली से उड़ा दिया था। बिमला के कहने के मुताबिक वो क्रोशा थी जिसने अब तक बिमला को चौधरी से बचाए रखा था। क्रोशा को इससे हमदर्दी थी। इस हमदर्दी की वजह औरत होना थी या कुछ और, लेकिन बहरहाल मैं भी बिमला के साथ क्रोशा का शुक्रगुजार था। सूरज मगरब की तरफ झुक रहा था। चट्टान के करीब ही पत्थरों से एक चूल्हा बना हुआ था। एक आदमी ने खुश्क लकड़ियां चूल्हे के पास ढेर कर दी और चंद लकड़ियां चूल्हे में झोंक कर आग जलाने लगा। क्रोशा ने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। गंगोली चौधरी का ये गिरोह खाना बदोशों की तरह जरूरत का सामान साथ लेकर चलता था। इनके पास खाने पीने की हर चीज मौजूद थी। किसी चीज की जरूरत होती तो ये लोग बेस बदल कर किसी न किसी आबादी में चले जाते। वैसे इनकी सेवा के लिए नारायण जैसे लोगों की कमी नहीं थी। नारायण इस जंगल में इन्हें एमुनेशन सप्लाई करता था तो कोई और इन्हें राशन की चीजें भी फराहम करता होगा। क्रोशा ने लकड़ियां लाने वाले इसी आदमी से कुछ कहा। इसने चूल्हे के करीब ही पत्थर जमाकर एक और कदरे छोटा चूल्हा तैयार करके इसमें भी आग जला दी। इस शख्स ने जरूरत की हर चीज चूल्हों के करीब जमा कर दी थी। बर्तनों के अलावा पानी का कनस्तर भी भरकर रख दिया था। क्रोशा एक बड़ी सी सैनी में चावल छन रही थी और फिर थोड़ी ही देर बाद इसने एक पतले बड़े से पतीले में चावल चूल्हे पर चढ़ा दिए। पतीला बाहर से बेहद काला हो रहा था। दूसरे चूल्हे पर इसने एक पतीले में दाल चढ़ा दी। 1 घंटे में खाना तैयार हो गया। तमाम लुटेरे प्लेटों में दाल चावल लेकर अपनी जगहों पर बैठ गए। मेरे और बिमला के सामने भी एक बड़ी प्लेट रख दी गई थी। दाल चावल खाते हुए वाकई मजा आ गया। सूरज गुरूब होते ही 3-4 मशलें जलाकर मुख्तलिफ जगहों पर रख दी गयी। 2 आदमी बदस्तूर राइफलें ताने मेरे और बिमला की निगरानी कर रहे थे। नारायण अलग थलग बैठा हुआ था, बीड़ी के कश लगा रहा था। गंगोली चौधरी भी अपने मखसूस अंदाज में एक तरफ बैठा हुआ था। क्रोशा एक
आदमी के साथ चश्मे पर बर्तन धोने गई हुई थी। इसकी वापसी तकरीबन 20 मिनट बाद हुई थी। एक आदमी ने एक राजस्थानी गीत गाना शुरू कर दिया और दूसरा पतीली के ढकने पर ताल देने लगा। जंगल में मंगल का समा था। अगर हालात मामूल पर होते और हम पिकनिक मनाने के लिए आए होते तो हम इस सूरत हाल से लुत्फ अंदोज होते, लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ ही नहीं संगीन भी थी। मैं खामोश बैठा फरार के इम्कानात का जायजा ले रहा था। रात में किसी वक्त ऐसा कोई मौका मिल तो सकता था। मेरे पास अपनी और बिमला की हिफाजत के लिए वो खंजर भी मौजूद था जो पतलून के पांचे के अंदर पिंडली से बंधा हुआ था। दोपहर के वक्त जब डाकुओं ने हमें हिरासत में लिया था तो मेरे जेब से रिवाल्वर निकालकर ही वो मुतमिन हो गए थे। मजीद तलाशी लेने की जरूरत ही नहीं समझी गई थी। वो शायद मुतमिन हो गए थे कि मेरे पास इस रिवाल्वर के सिवा और कोई असला नहीं था। मैं रात के वक्त किसी भी मौका से फायदा उठा सकता था, लेकिन इसमें भी बेपनाह खतरात थे। अगर हम इन लुटेरों के चुंगल से निकलने में कामयाब हो भी जाते तो खूंखार दरिंदों से भरे हुए जंगल में रात के वक्त सफर करना खुदकशी के मुतरादिफ होता और मुझे तो इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी मालूम नहीं था। कल हम सारा दिन सफर करते रहे थे और आज भी भूल भुलैयों की तरह 8-9 घंटे घूमने के बाद यहाँ तक पहुँचे थे। इस बात का भी इम्कान था कि रात को यहाँ से निकलने के बाद किसी खतरे से दो चार हुए बगैर रात भर चलते रहें और जब सुबह की रोशनी हो तो पता चले कि हम घूम फिर कर फिर वहीं पहुँच गए हैं। इन खदशात के पेश नजर मैंने रात को किसी मौका से फायदा उठाने का ख्याल जहन से निकाल दिया। अलबत्ता ये सोच लिया कि दिन की रोशनी में ऐसा कोई मौका मिला तो इससे फायदा उठाने की कोशिश जरूर करूंगा। क्रोशा अपनी जगह से उठकर हमारे करीब आ गई, मेरे साथ जुड़ी बैठी थी। क्रोशा को देखकर वो अलग हो गई। रामू से देंगा मुश्ती में बिमला की कमीज के ऊपर के बटन टूट गए थे। इसने अपने सीने की बरहनी छुपाने के लिए एक तिनके से बकल का काम लेते हुए गिरेबान बंद करने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सकी थी। क्रोशा मेरे सामने आकर बैठी तो मेरा दिमाग बक से उड़ गया। एक शख्स हमारे साथ वाले दरख्त के तने के साथ लगी हुई और इसकी रोशनी बराह रास्त बैठी हुई क्रोशा पर पड़ रही थी। वो इस तरह झुककर बैठी थी कि मेरी नजरें बार बार चंद इंच चौड़े कपड़े के पीछे भटक रही थी। ये गंगोली चौधरी बड़ा हरामी आदमी है, क्रोशा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मेरी वजह से वो अभी तक तुम्हारी बिमला पर हाथ नहीं डाल सका। मैं कोशिश करूंगी कि 1-2 रोज में तुम दोनों को यहाँ से निकाल दूं। मैंने इस हमदर्दी के लिए इसका शुक्रिया अदा किया। मैं बोला, इसने तो मुझे सिर्फ आज रात की मोहलत दी है, सुबह सवेरे मुझे यहाँ से चले जाना होगा। मैं किसी न किसी सबब तुम्हें रोक लूंगी। क्रोशा ने कहा, ये तुम्हें जरा मोहतात रहना पड़ेगा। इस बीच अगर मौका मिले भी तो भागने की कोशिश मत करना। इसके बेड़िया सिफ्त आदमी तुम लोगों को ज्यादा दूर नहीं जाने देंगे, लेकिन तुम हमें यहाँ से कैसे निकालोगी? मैंने कहा, अगर बाद में इसे पता चल गया कि हमारे फरार में तुम्हारा हाथ है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरी तुम फिक्र मत करो। क्रोशा बोली, अब मैं भी एक फैसला कर चुकी हूँ और इस पर अमल करने का वक्त आ गया है। मगर तुम हमारे लिए ये सब कुछ क्यों कर रही हो? मैंने पूछा। तुम लोगों के लिए नहीं, अपने लिए कर रही हूँ, क्रोशा ने जवाब दिया। मैं कई रोज से देख रही हूँ कि चौधरी का दिल मुझसे भर गया है। बिमला को देखकर तो वो इसी रोज से मुझसे बेरुखी बरत रहा है। बिमला की तरफ बढ़ते हुए इसके कदम मैंने रोके हुए हैं। मैं जानती हूँ इसने एक मर्तबा बिमला को बरत लिया तो मुझे इन वैश्यों के हवाले कर देगा जो अरसे से मेरे बुखिए उधेड़ने को तैयार बैठे हैं। लेकिन चौधरी के खौफ से इन्होंने कभी मेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। रामू ने बिमला पर हाथ डालने की कोशिश की थी, इसका अंजाम तुमने देख लिया। चौधरी जिस चीज को अपनी मान लेता है कोई दूसरा इसकी तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। बिमला एक मर्तबा इसके तसर्रुफ में आ गई तो मुझे वो उतरन की तरह फेंक देगा और ये सब बेड़ियों की तरह मुझ पर झपट पड़ेंगे। और तुम देख रहे हो ये इंसान नहीं वाकई हैवान है। मेरा जो हशर करेंगे तुम इसका अंदाजा लगा सकते हो। तुम कब से इसके साथ हो? मैंने पूछा। 2 साल से, क्रोशा ने जवाब दिया। अब अगरचे मेरे अंदर कुछ नहीं बचा, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। इन वैश्यों के साथ रहते हुए भी मैं भी वैशी बन गई हूँ। महजब दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं रही। मैं अब इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अगर तुमने हमें यहाँ से निकालने का कोई मंसूबा बनाया है तो खुद भी हमारे साथ चलो। हम तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ मुकाम वापस दिलाने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा, खोया हुआ मुकाम? क्रोशा के होंठों पर जख्मी सी मुस्कुराहट आ गई। क्या एक औरत की खोई हुई इज्जत इसे वापस मिल सकती है? महजब दुनिया में जाने के बाद मेरे साथ जो सलूक होगा मैं इसका अंदाजा भी लगा सकती हूँ। मुझे नापाक समझकर ठुकरा दिया जाएगा या मैं तवाइफ बन जाऊंगी। कोई मुझसे ज्यादा ही हमदर्दी करेगा तो मुझे किसी कोठे पर ले जाकर
बिठा देगा। इस जंगल से निकलने के बाद मेरा वही एक ठिकाना होगा। मैं एक गहरा सांस लेकर रह गया। तुम 2 साल से गंगोली चौधरी के साथ हो। मैंने कहा, ये पढ़ा लिखा आदमी है, इसने मास्टर्स की डिग्री ले रखी है, इसे तो किसी आला और मुअज़्ज़ज़ मुकाम पर होना चाहिए था, ये डाकू कैसे बन गया? किस्मत का चक्कर। क्रोशा ने गहरा सांस लेते हुए कहा, किस्मत का चक्कर? मैंने इसके अल्फाज दोहराए। ये किस्मत का चक्कर भी अजीब चक्कर है। इंसान का सारा अमल अपना होता है और इल्जाम किस्मत पर, और कभी तो सारा चक्कर वाकई किस्मत का होता है और इंसान मौरद इल्जाम ठहराता है इंसान को। और जब कुछ हासिल नहीं होता तो वो कहता है कि वो चीज किस्मत में नहीं लिखी थी, इसलिए नहीं मिली। गंगोली चौधरी चंद रोज के लिए गांव आया। इसने बताया कि इसे दिल्ली में बहुत बड़ी नौकरी मिलने वाली है। वो चंद महीनों में पंडित दीनानाथ का कर्जा चुका देगा। पंडित दीनानाथ कुछ और सोचे बैठा था। वो गांव के कई छोटे काश्तकारों को कर्जे देकर सूद दर सूद के चक्कर में जकड़ कर इनकी जमीनों पर कब्जा कर चुका था। वो धर्मेश चौधरी की जमीन पर भी दांत गाड़े बैठा था। इसने इतना अरसा इंतजार किया था और अब इसे खतरा पैदा हो गया कि अगर धर्मेश का बेटा वाकई किसी बड़ी नौकरी पर लग गया तो जमीन इसके हाथ से निकल जाएगी। इन दिनों फसल पक चुकी थी, चंद रोज में कटाई होने वाली थी। इस रात डाकुओं के एक गिरोह ने गांव पर हमला कर दिया। धर्मेश चौधरी के खेतों को आग लगा दी गई। गांव में इसके घर पे भी डाकुओं ने हमला कर दिया। गंगोली की जवान बहन, छोटा भाई और माँ बाप डाकुओं के हाथों मारे गए। खबर मिलने पर गंगोली वापस आया तो इसका सब कुछ लुट चुका था। माँ बाप और बहन भाई मारे गए, घर जलकर भस्म हो गया। जमीन पर पंडित दीनानाथ ने अपने मुसल्ला आदमी बिठा दिए। जमीनों पर गंगोली का पंडित दीनानाथ के आदमियों से झगड़ा हो गया और दीनानाथ के 2 आदमी गंगोली के हाथों मारे गए। गंगोली पकड़े जाने के खौफ से मध्य प्रदेश में चंबल वैली की तरफ भाग गया। वो चंबल वैली में डाकुओं के एक गिरोह में शामिल हो गया। वो कई साल तक इस गिरोह का हिस्सा गिरोह के साथ मध्य प्रदेश के इलाकों में वारदातें करता रहा। डाकुओं के साथ रहकर वो वैश्य दरिंदा बन गया था। इसमें इंसानियत खत्म हो चुकी थी। मध्य प्रदेश में इसके नाम की दहशत फैल गई थी। और फिर एक रोज इसे किसी डाकू से ये पता चल गया कि कई साल पहले पंडित दीनानाथ ने डाकुओं से इसके बाप के खेतों को आग लगवाई थी और इसके घर पर हमला कराया था और इसके घर वाले मारे गए थे। गंगोली चौधरी ने पहले तो चंबल वैली में इन डाकुओं को तलाश करके मौत के घाट उतारा। फिर इसने अपने गिरोह के साथ सुबह सवेरे कंगनपुर में पंडित दीनानाथ की हवेली पर हमला कर दिया। पंडित दीनानाथ इसके पैरों पर गिरकर रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन गंगोली चौधरी के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। इसने हवेली को लूट लिया। इसकी बेटी ने भागकर। इंसान कभी भी अपनी किस्मत पर शाकर नहीं होता। इंसान हर काम ये सोच कर के इसे कोशिश और वजह से कामयाबी हासिल करनी है और फलां चीज को हर कीमत पर किस्मत बनाना है तो वो यकीनन इसको हासिल भी कर लेगा और किस्मत को इल्जाम देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इंसान का अलमिया ये है कि हम हर बात के मनफी पहलू पर नजर रखे हुए हैं। कोई जद्दोजहद की भी जाती है तो मैं जिसके नतीजे में हम नाकामी के अंधेरों में रहते हैं और इल्जाम देते हैं किस्मत को। बहरहाल मैं गहरा सांस लेते हुए मैंने कहा, मैं गंगोली चौधरी की कहानी सुनना चाहूंगा जबकि तुम किस्मत का चक्कर कह रही हो। तुम ठीक कहते हो। क्रोशा मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, गंगोली ने जद्दोजहद तो की लेकिन तुम्हारे गलत सिमत में जिसके नतीजे में वो कई सालों अंधेरे में भटक रहा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।